हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कहानी लेखन, अध्याय नंबर 19। चलिए शुरू करते हैं। अतीत की घटना वर्तमान में कहानी का रूप ले लेती है। यानी कि जो घटना अतीत यानी कि पुराने समय में हुई हो, वो वर्तमान समय में कहानी का रूप ले लेती है। कहानी सुनना सुनाना रुचिकर होता है। प्रायः सभी अपने बचपन में घर पर बड़े बूढ़ों द्वारा कहानियां सुनते हैं। अधिकतर कहानियों में राजा रानी या पशु पक्षी आदि का वर्णन होता है। यही राजा रानी या पशु पक्षी कहानी के पात्र कहे जाते हैं। कहानी में सुख दुख व क्रियाओं का जो वर्णन रहता है उसे कथा वस्तु कहते हैं। ये पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं उसे कथोपकथन कहते हैं। इन कहानियों का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। इसी को कहानी का उद्देश्य कहते हैं। इस प्रकार कहानी के 4 अंग होते हैं। हमने देखा कि कहानी जो है वो हम बचपन में अपने बड़े और बूढ़ों से सुनते आते हैं। कहानी में अक्सर हमेशा या तो कोई राजा रानी होते हैं या फिर पशु पक्षियों की कहानी हमें सुनाई जाती है। तो जो ये कहानी में राजा रानी या पशु पक्षी होते हैं वो कहानी के पात्र होते हैं। कहानी में क्या बताया जाता है, या तो उनके सुख दुख इनकी या फिर उनकी क्रियाओं के बारे में कहानी में वर्णन किया जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कथा वस्तु। और जो भी कहानी हम सुनते हैं उस कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। हर कहानी किसी ना किसी उद्देश्य से हमें सुनाई जाती है। अब हम देखेंगे कहानी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे कहानी के कौन कौन से अंग होते हैं। पहला अंग है कथा वस्तु। यह काल्पनिक भी होती है और वास्तविक भी। यानी कि जो कथा वस्तु है या तो काल्पनिक होती है, हम अपने मन से ही बनाते हैं, या फिर वास्तविक या सच में होती है। दूसरा अंग है पात्र। कहानी में पात्र मनुष्य पशु पक्षी आदि होते हैं। यानी कि या तो किसी मनुष्य की कहानी होती है, उसमें उस कहानी में या तो कोई मनुष्य होता है या कोई पशु पक्षी। तो वो कहानी के क्या कहलाते हैं, वह कहानी के पात्र कहलाते हैं। तीसरा है उद्देश्य। कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, परंतु इससे प्राय शिक्षा भी मिलती है। यानी कि कहानी हम अपने मनोरंजन के लिए तो सुनते हैं, लेकिन हमें हमेशा किसी ना किसी कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है। चौथा अंग है कथोपकथन। कहानी में आई हुई बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। यानी कि कहानी में जो भी बातचीत बताई जाती है, जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कथन। अब आगे देखेंगे कहानी लेखन के अभ्यास की विभिन्न विधियां हैं। यानी कि जो कहानी है वो लिखने के अभ्यास की विभिन्न विधियां हैं। अब कैसे? शीर्षक के आधार पर कहानी लिखना। हम कभी कभी कहानी शीर्षक के आधार पर लिखते हैं। शीर्षक यानी कि जो टाइटल, कहानी का जो शीर्षक होता है उसके आधार पर कहानी लिखी जाती है। या फिर संकेतों के आधार पर कहानी लिखी जाती है। चौथा है अधूरी कहानी को पूरा करना। और पांचवा है स्मरण के आधार पर कहानी लिखना। ये सारी विधियां हैं जिसके आधार पर कहानियां लिखी जाती हैं। या तो वो शीर्षक हो गया, या हमें कोई शीर्षक दिया जाएगा तो हम उसके आधार पर कहानी लिखते हैं, या फिर हमें कोई संकेत दिया जाता है कि इस कहानी में ये संकेत के आधार पर कहानी होनी चाहिए, तो उस संकेत के आधार पर हम कहानी लिखते हैं। और या फिर चित्रों के आधार पर हम किसी चित्र को देखकर कि इस चित्र के आधार पर हम क्या कहानी लिख सकते हैं, तो उसके आधार पर हम कहानी लिखते हैं। वहीं अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए भी हम कहानी लिखते हैं, और स्मरण के आधार पर भी हम कहानी लिखते हैं। अब हम देखेंगे
अच्छी कहानी कैसे लिखें। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, यदि चित्रों या संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी हो तो उन सभी चित्रों को ध्यान से देखिए या संकेतों को पढ़िए और कहानी की रूपरेखा बना लीजिए। यानी कि हमें अगर कोई कहानी लिखनी है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, पहले उसके संकेत देखने हैं कि चित्रों के आधार पर क्या संकेत हमें दिए जा रहे हैं जिस पे हमें कहानी लिखनी है, या हमें उन चित्रों को ध्यान से देखना है। ऐसे ही दूसरा है, कहानी की भाषा सरल और मनोरंजक होनी चाहिए। जिस भाषा में हम कहानी लिख रहे हैं वो भाषा सरल और मनोरंजक होनी चाहिए। यानी कि जो कहानी पढ़ेगा सुनेगा उसको वो कहानी मजेदार यानी कि मनोरंजक और सरल लगनी चाहिए, उसको पढ़ने में या लिखने में मुश्किल ना हो। इसलिए कहानी को किस भाषा में, सरल और मनोरंजक भाषा में लिखना चाहिए। तीसरा है, कहानी के बीच बीच में संवादों की भांति कुछ कथन अवश्य डालने चाहिए। यानी कि कहानी के बीच बीच में जो संवाद हो रहे हैं उनकी भांति कथन अवश्य डालने चाहिए। अब चौथा देखेंगे, कहानी में शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो हम शब्द उपयोग कर रहे हैं कहानी लिखने के लिए हमें उनकी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जाती है। यानी कि कहानी हमेशा किस काल में, भूतकाल में लिखी जाती है, न भविष्य काल में न वर्तमान काल में, हमेशा भूतकाल पे लिखी जाती है। जो चीजें बीत चुकी हैं उस पे ही कहानी लिखी जाती है। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा भी लिखी जाती है, इसलिए उसका अंत उससे मिलने वाली शिक्षा के अनुरूप ही होना चाहिए। यानी कि कहानी के अंत में क्या लिखा जाता है, उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखी जाती है। तभी हमें कहानी का जो अंत है इस प्रकार से लिखना चाहिए कि जो शिक्षा उससे प्राप्त हो रही है, जो अंत है वो शिक्षा के अनुरूप हो। जो शिक्षा हमें वो कहानी पढ़कर या सुनकर हमें मिल रही है तो उसका अंत उसके अनुरूप होना चाहिए। अभ्यास के लिए कुछ कहानियां नीचे दी जा रही है, इन्हें पढ़िए और कहानियां लिखने का अभ्यास कीजिए। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कहानियों के, उन्हें पढ़ेंगे और आप सब इसे लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है, अब देखेंगे कहानी की किसी शीर्षक के आधार पर कहानी की रचना। अब शीर्षक के आधार पर कहानी की रचना कैसे की जाती है। बंदर का न्याय, ये क्या है, ये कहानी का शीर्षक है। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं यह उसका शीर्षक है कि बंदर का न्याय। अब देखते हैं जो शीर्षक है उसी के आधार पर कहानी है या नहीं। किसी गांव में दया प्रसाद नाम का एक ग्वाला रहता था। वह दूध बेचा करता था, परंतु था वह बेईमान। वह दूध में पानी मिलाया करता था। उसे कई लोगों ने समझाया कि बेईमानी अच्छी नहीं होती, परंतु उसने किसी की भी बात ना सुनी और उसी प्रकार दूध में पानी मिलाता रहा। एक दिन वह नगर से दूध बेचकर लौट रहा था। उसकी थैली पैसों से भरी थी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसने मन ही मन में विचार किया, चलो नदी में एक डुबकी भी लगा लें। उसने अपने कपड़े उतारे, रुपयों की थैली कपड़ों में ही छिपाकर रख दी और नदी में स्नान करने लगा। नदी के किनारे वृक्ष पर एक बंदर रहता था। वह नीचे उतरा और ग्वाले के रुपयों की थैली उठाकर पुनः पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक एक रुपए को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। वह एक रुपया नदी में फेंकता तथा दूसरा रेत पर। ग्वाले ने जब यह दृश्य देखा तो चिल्लाया, परंतु बंदर किसकी सुनने वाला था। उसने रेत पर पड़े रुपए उठाए, कपड़े पहने और रोता हुआ घर पहुंचा। उसने मन ही मन में सोचा, लगता है आधे पैसे जो बंदर ने नदी में गिराए वह दूध के नहीं पानी के थे। अब इस कहानी का जो शीर्षक था बंदर का न्याय, अब हमने कहानी पढ़ी उसके आधार पर यह शीर्षक
बिल्कुल सही था। यानी कि जो ग्वाला था वो हमेशा क्या करता था, वो हमेशा पानी में दूध मिलाकर बेचता था। उसे कई लोगों ने कई बार समझाया कि तुम ऐसे मत बेचा करो पानी में दूध मिलाकर, ये तो बेईमानी है। हम तो दूध खरीदते हैं, लेकिन अब उसमें पानी मिला होगा तो हमें तो सिर्फ आधा दूध मिलेगा, बाकी जो है उसमें वो पानी है। लेकिन जो दया प्रसाद था वो किसके सुनने वाला था, उसने किसी की नहीं सुनी। वो तब भी इसी प्रकार से दूध बेचता गया। लेकिन जब वह एक दिन नदी में नहाने गया, उसने अपनी सिक्कों की पोटली अपने कपड़ों में दबाकर तो रख दी, लेकिन वहां पर एक बंदर ने क्या किया, उसकी पोटली उठाकर पेड़ पर चढ़कर आधे सिक्के रेत में और आधे सिक्के पानी में फेंक दिए। अब जो पानी में फेंक दिए वो तो पानी के साथ बहकर चले गए। अब वो तो ग्वाले को नहीं मिलने वाले थे, दया प्रसाद को नहीं मिलने वाले थे। कौन से पैसे मिले उसे? रेत वाले, कि वो पैसे वहीं के वहीं थे। तो उसने मन ही मन में फिर क्या सोचा कि जो पैसे पानी में बह गए वो कौन से पैसे थे, वो शायद पानी के पैसे थे जो वो आधा दूध में मिलाकर बेच रहा था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से बंदर का न्याय हुआ। यानी कि बंदर ने क्या किया, बंदर ने न्याय कर दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे शीर्षक के आधार पर कहानी का निर्माण किया गया। अब इसकी शिक्षा देखते हैं। शिक्षा क्या मिली? ईमानदारी की कमाई ही लाभदायक होती है। अब जिस प्रकार से हमने कहानी पढ़ी, हमने देखा कि हाँ, ईमानदारी की कमाई ही लाभदायक होती है। अगर वो ईमानदारी से दूध बेचता तो उसे शायद वो पैसे नहीं गंवाने पड़ते। तो इसलिए इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिली वो सही है। अब हम देखेंगे संकेतों या रूपरेखा के आधार पर कहानी की रचना। अब संकेत क्या है? एक धोबी, उसका गधा और कुत्ता, धोबी के घर चोर का घुसना, कुत्ते का ना भौंकना, गधे का रोकना, धोबी का जागना और गधे का धोबी का जागना और गधे को पीटना। तो ये हमें कुछ शब्दों में हमें क्या दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं। अब इसी के आधार पर कहानी का निर्माण कैसे करना है ये देखते हैं। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ते को पाल रखा था। गधे पर वह कपड़े घाट पर ले जाता था। कुत्ता कुत्ता घर ही कुत्ता घर की रखवाली किया करता था। एक रात धोबी के घर में एक चोर आया। कुत्ते ने उसे देख लिया, फिर भी वह चुप पड़ा रहा। गधा कुत्ते पर बहुत बिगड़ा और बोला, हमारा स्वामी तुम्हारा इतना ध्यान रखता है, फिर भी तुम चोर को देखकर भौंक नहीं रहे हो। तुम कैसे तुम कैसे स्वामी भक्त हो? कुत्ता बोला, स्वामी मेरा क्या ध्यान रखता है, बची खुची बची खुची जूठन के टुकड़े खाने को देता है। इसके अलावा क्या वह मुझे रवि भोग खिला देता है? गधे ने कहा, जो भी हो, मैं तो यह नहीं देख सकता कि चोर मेरे सामने मेरे स्वामी का माल लूट ले जाए। मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यह कहकर गधा चीपो चीपो करता हुआ जोर से रेंकने लगा। गधे का रेंकना सुनकर चोर तो भाग गया, किंतु धोबी की आंख खुल गई। आराम में विघ्न पड़ने से वह गधे पर बहुत क्रोधित हुआ। डंडा लेकर उसने गधे को खूब पीटा। धोबी के जाने के बाद कुत्ता गधे से बोला, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। और हमें इससे शिक्षा मिली, अपने दायित्व से अलग सेवा करना कभी कभी कष्टदायी होता है। अब हमने इस कहानी में क्या देखा? हमने इस कहानी में देखा कि हमें पहले तो कुछ संकेत दिए गए। कौन कौन से? एक धोबी, उसका गधा और कुत्ता, धोबी के घर हुई चोरी, कुत्ते का भौंकना, गधे का रेंकना और धोबी का जगना और गधे को पीटना। अब ये संकेत दिए गए। अब उसी के आधार पर हमने कहानी पढ़ी। और कहानी में क्या था कि एक धोबी था, उसके
उसने क्या पाल रखे थे? गधे और कुत्ते। तो कुत्ते को तो वो अच्छे से घर की रखवाली करने के लिए घर पे छोड़ के जाता था, लेकिन गधे को वो काम करवाता था। लेकिन एक दिन धोबी के घर में चोर घुस आया, लेकिन चोर को देखकर भी कुत्ता नहीं भौंका। ऐसा होता है ना कि कुत्ता भौंकता है अगर कोई अनजान आदमी या इंसान कोई भी घर पे आ जाए तो, लेकिन उस कुत्ते ने नहीं भौंका। तो गधे ने बोला कि तुम कैसे हो, तुमने भौंका क्यों नहीं? कोई तुम्हारे मालिक यानी कि कोई हमारे स्वामी के घर पे चोरी करने आया है। तो उसने बोला कि कैसा स्वामी? वो मुझे अपना बचा कुचा खिलाता है, कोई मुझे रवि भोग नहीं खिलाता, इसलिए वो नहीं भौंका। लेकिन गधे ने सोचा कि मैं तो ये सब नहीं देख सकता, मैं अपने स्वामी की मदद करूंगा। लेकिन उसका ये करने का भी गलत नतीजा हो गया। उसने तो मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ गलत हो गया, क्योंकि गधे तो रखवाली नहीं करते। घर की रखवाली कौन करता है? कुत्ते करते हैं। लेकिन कुत्ते का काम गधे ने किया, ये सोचकर कि मालिक के पैसे बच जाएंगे, चोरी नहीं होगी, लेकिन मालिक ने उसी को पीट डाला। फिर कुत्ते ने क्या बोला? कुत्ते ने बोला कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, यानी कि जो जिसका काम है वो वही करे तो अच्छा है, नहीं तो क्या होगा? डंडे बजेंगे। यानी कि जैसे गधे की पिटाई हुई वैसे ही पिटाई होगी। तो यानी कि इसकी शिक्षा क्या है? हमने अपने दायित्व से अलग सेवा करना भी कभी कभी कष्टदायी हो जाता है। यानी कि अपने दायित्व से भी अगर हम अपने दायित्व यानी कि हमारा जो काम है हम अगर उससे अलग काम करने का प्रयास करेंगे तो कभी कभी वो हमारे लिए लाभदायक ना होके क्या हो जाता है? कष्टदायी हो जाता है। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। अब यहाँ पे कुछ शीर्षक दिए गए हैं, जिन शीर्षकों के आधार पर आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। जैसे कि झूठ के पांव नहीं होते, घमंडी का सिर नीचा, परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो ये कुछ शीर्षक दिए गए हैं, जिन शीर्षकों के आधार पर आप अपनी खुद से स्वयं लिखकर अपनी कोई कहानी लिख सकते हैं। और कहानी को लिखने के अंग तो हम पढ़ ही चुके हैं। शीर्षक के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। और कहानी में क्या क्या होता है, क्या क्या अंग होते हैं? कथा वस्तु, पात्र होते हैं, उद्देश्य होते हैं, कथोपकथन होते हैं। इसके आधार पर आप कहानी लिख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।